हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक के सारे वीडियोस, सारा आपको स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल होता है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम आगे चलते हैं। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं व्याकरण से संबंधित, जो हमने आप लोगों को कहा भी था कि अब हम नेक्स्ट वीडियोस आपके एक कारक के लिए ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि कारक ऐसी चीज़ है कि जो हर वाक्य में, संस्कृत के हर वाक्य में प्रयोग होता है। और कारक सिर्फ ना कि संस्कृत, हमारा हिंदी में भी प्रयोग होता है। तो इसलिए कारक एक ऐसा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, तो हमने कहा उसको लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने 6th क्लास में पढ़ते पढ़ते हम 12th लेसन तक आ चुके हैं। बीच बीच में हम कारक बताते भी गए हैं, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि एक कारक का ऐसा वीडियो बनाएं जो ना कि सिर्फ 6th क्लास वालों के लिए, बाकी और भी जो लोग कारक पढ़ना चाहते हैं वो भी इसमें साथ में पढ़ सकते हैं। हर एक चीज़ को डिवाइड करके छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे इसके, और इसके हर एक टॉपिक को अपन क्लियर करेंगे। कारक क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और कितनी इसकी विभक्तियाँ होती हैं, क्या इनका अर्थ लगाया जाता है, क्या इसके चिन्ह होते हैं। तो ठीक है, चलते हैं, हम कारक पढ़ते हैं। तो पहला हम जो हमारा सबसे पहले प्रश्न हमारे मन में आता है, हर बच्चे के मन में होता है कि कारक है क्या, कारक क्या है। तो किसी भी वाक्य में क्रिया से जिसका संबंध होता है, जो भी क्रिया क्या होती है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसका संबंध जिस चीज से होता है वही कारक होता है। जैसे राम पढ़ता है, तो पढ़ने की तो क्रिया है, उसका संबंध किससे है, क्योंकि उस क्रिया को कर कौन रहा है, उस क्रिया को संपादित करने वाला कौन है, राम। ठीक है, अपने पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ रहा है। तो देखिए, पढ़ने की क्रिया किसके लिए हो गई, राम के लिए भी हो गई और उसके पास होने के लिए भी हो गई। तो इसमें किन किन से सब क्रिया किस किस से संबंधित हो गई, राम से भी हो गई और उसके उत्तीर्ण होने से भी हो गई। तो क्रिया का जिन शब्दों से वाक्य में संबंध होता है, यानी क्रिया, हमारा एक वाक्य लिखा हुआ है उसमें क्रिया है, वो क्रिया जिससे जिन जिन शब्दों से संबंधित होगी वो सारे शब्द कारक कहलाएंगे। जैसे ये यही लिखा है, वाक्य यानी वाक्य में, किसी भी वाक्य में क्रियापद से, यानी क्रियापद के अर्थे, क्रियापद के अर्थ में सहायकानि पदानि कारकाणि संति, यानी जो सहायक पद होते हैं, क्रिया की सहायता करते हैं। देखिए, क्रिया अकेले तो होगी नहीं, कोई भी काम है, जैसे अभी आप देख रहे हो तो देखने की क्रिया आपके द्वारा हो रही है। ठीक है, बोलने की क्रिया हमारे द्वारा हो रही है, सुनने की क्रिया आपके कानों के द्वारा हो रही है, समझने की आपके मस्तिष्क के द्वारा हो रही है। हर जो काम है वो किसी ना किसी के द्वारा तो होता ही है, और क्रिया को करने में जो जो चीजें सहायता देती हैं वो ही सब कारक होते हैं। ठीक है, कारक का अर्थ कारण से भी लगा लीजिए, यानी क्रिया होने के जो भी कारण हैं वो ही कारक है। ठीक है, एक सिंपल उसमें आपको थोड़ा सा याद रहे इसलिए ये चीज़ बताई है। लेकिन जबकि होता क्या है कि किसी भी वाक्य में जो कोई क्रिया लिखी हुई है, कोई भी जो काम हो रहा है, हम कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम को होने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी, जिस उस क्रिया का जिस जिस पर फर्क पड़ेगा वही क्या हो जाएगी, हमारे कारक शब्द हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ इसमें लिखी है कि कारकम किम भवति, कारक कितने होते हैं। तो वाक्य में क्रियापद के अर्थ में सहायता प्रदान करने वाले जो होते हैं वो कारक होते हैं। क्रियापद के अर्थ में सहायता करने वाले अन्य पद कारक होते हैं। क्रिया को छोड़ के जितने भी अन्य पद उसमें लिखे होंगे, सभी नहीं, कुछ अव्यय पद भी उसमें हो सकते हैं, कुछ संबंध वाले भी हो सकते हैं, कुछ संबोधन के भी हो सकते हैं। जैसे कहा, राम इधर आओ, अब हमने कहा हे राम, तो अब हमने सिर्फ उसको संबोधित किया। ठीक है, बोलने की क्रिया तो हम कर रहे हैं ना, मैंने बुलाया, मैंने राम को बुलाया। या फिर हम कभी भगवान को याद करते हैं, हे भगवान, तो हमने सिर्फ जैसे हे भगवान कहा, हे प्रभु कहा, तो ये संबोधन है, इसमें हमने कोई क्रिया, कोई काम हुई क्या, आप चुपचाप बैठे हो और कुछ याद किया, फिर आपने कहा हे भगवान। तो अब जो हे भगवान का वो उनका संबोधन है, आप किसी को याद कर रहे हो, इसमें कोई क्रिया नहीं हुई है कि ये काम किया तब हमने, तो हमारा इस क्रिया का संबंध इससे हो गया, तो वो संबोधन में आ जाता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि क्रियापद के अर्थ में, यानी जो हमारी क्रिया होती है उसमें जो सहायक होते हैं, ऐसे जो पद होते हैं वो कारक होते हैं। जैसे उदाहरण एक आ गया, रामः गृहं गच्छति,
ठीक है। अब ये क्या है, राम, और ये क्या है, ग्रहम, और ये गच्छति। अब क्रिया क्या हो रही है, जाने की। राम घर जाता है, इसका जैसे अर्थ निकला है हम हिंदी में लिखेंगे, जैसे राम घर जाता है, इसका अर्थ ये हुआ। ठीक है, तो क्रिया कौन सी हो रही है, जाने की, गच्छति क्रिया हो रही है। लेकिन क्रिया किसके द्वारा हो रही है, राम के द्वारा हो रही है। कहाँ को जा रहा है, जा तो रहा है लेकिन कहाँ जा रहा है, घर को जा रहा है। तो जाने की क्रिया घर से भी संबंधित है और राम से भी संबंधित है। घर जाता है या राम जाता है, तो क्रिया को करने वाला भी हो गया, और कहाँ के लिए उसका प्रयोजन है, क्या उसका प्रिय है, कहाँ जा रहा है, वो भी क्रिया से संबंधित है। तो जो क्रिया की जो सहायता करके वाक्य बनते हैं, उन शब्दों को कारक कहा जाता है। तो यहाँ देखेंगे कि रामः गृहं गच्छति में, इस वाक्य में क्रियापद गच्छति कार्य को करने के लिए राम, इस वाक्य में क्रिया को कर कौन रहा है, राम कर रहा है, और उसकी सहायता क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, घर, यानी घर को ही तो जा रहा है, वो राम जा रहा है। ठीक है, उसको संपादित करने वाला राम हो गया। और जाने की क्रिया किससे, कहाँ को जा रहा है, घर को जा रहा है, तो उसने भी इसकी क्रिया में सहायक पद बन गया। तो एक वाक्य को पूरा करने के लिए क्रिया की सहायता जो जो पद करते हैं वो कारक होते हैं। तो यहाँ पे राम जो है, जो काम कर रहा है, वो हमारा हो जाएगा कर्ता। यहाँ पे राम और ग्रह क्या हो गए, कारक पद हो गए, और इसमें जो राम है करने वाला, वो कर्ता पद होता है। यानी काम को जो करता है वो कौन होता है, कर्ता होता है। ठीक है, जो क्रिया को करता है वही करता है, हमने आपको पहले भी बताया था कि, तो इसमें बताएंगे कि राम जो है वो कर्तृकारक है, और ग्रह जो है, ग्रहम जो है वो कैसा है, हमारा कर्म कारक है, जहाँ के लिए ये क्रिया की जा रही है। घर को जाने के लिए कर रहे हैं ना, जा तो कौन रहा है, राम जा रहा है, संपादित करने वाला कौन है, राम। तो प्रथम व्यक्ति कौन हो गया, राम। तो इसीलिए जो कर्ता होता है उसको हम प्रथम पे रखते हैं। जब हम विभक्तियां अभी पढ़ेंगे तब उसमें आप देखेंगे कि जो कर्ता है वो सबसे पहले है। क्यों सबसे पहले है, क्योंकि कोई भी काम हो रहा है तो वो किसी ना किसी के द्वारा किया जा रहा होगा, और जो उस काम को करता है वो कर्ता हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, कर्तृपद। ठीक है, जो क्रिया को करता है वो कर्ता है। ठीक है, तो उसको हम सबसे प्रथम पे लिखते हैं, क्योंकि वो नहीं है तो कोई काम हो सकता है क्या, नहीं होगा, कर्ता तो होगा, करने वाला तो होगा, तभी तो हमारी क्रिया होगी। तो ये हम आपको समझाना चाह रहे थे कि कारक क्या होते हैं। कारक वे शब्द होते हैं जो किसी भी क्रिया को काम करने में सहायता प्रदान करते हैं। किसी भी वाक्य में आप क्रिया को देखिए और क्रिया मिलाइए कि किसने की, किसको की, किसके लिए की, किसके द्वारा की, किससे की, किसका हुआ, है ना, किस में किया गया। ये जो शब्द हम इनमें प्रश्नवाचक शब्द लगाएं और जो उत्तर मिलते जाएं, वो ही हमारे कारक शब्द हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इतना आपको समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे आज हम क्या, इसके कारक और विभक्ति का आज हम सिर्फ परिचय पढ़ रहे हैं कि कारक और विभक्ति होती क्या है, क्योंकि पहले हमें जब यही क्लियर नहीं होगा कि कारक क्या है और विभक्तियां क्या है, तो तब तक आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है कि हम प्रथमा द्वितीय कर्म करण सब पढ़ाना शुरू कर दें और बच्चों को यही नहीं पता कि कारक क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कारक और विभक्ति। तो पहले हम चलते हैं कारकों पर कि कितने कारक होते हैं। कारक इसमें 8 बताए हैं। कारक वैसे संस्कृत में सही रूप में बताए गए हैं सिर्फ 6। जो संबंध कारक होता है उसको कारक में नहीं गिनते हैं और संबोधन को नहीं गिनते हैं, लेकिन फिर भी जब हम विभक्तियों में रूप बनाते हैं तो हम 7 विभक्ति 7 में ही बनाते हैं, और फिर अष्टम में हमारा संबोधन बनता है, इसलिए हम आपको 8 पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपके पास ऐसा नहीं हो ना कि कारक में सिर्फ 6 आ रही तो हम 6 ही बता दें, 6वां आपको छोड़ ही दें, यानी 1 से 5 और 7वां पढ़ा के संबोधन और षष्ठी विभक्ति को छोड़ दें। ऐसा नहीं करें, क्योंकि वो भी हमारे वाक्यों में तो प्रयोग होते हैं। षष्ठी जो विभक्ति होती है वो काकी के का अर्थ बताती है, यानी संबंध बताती है। कर्ता का किसी भी चीज से संबंध, उसका क्रिया से संबंध नहीं होता है, कर्ता से संबंध होता है, इसलिए कारक में उसको नहीं गिनते हैं। फिर भी उनको पढ़ना तो जरूरी है, क्योंकि भाई संस्कृत में है हमारे।
ठीक है, वही हमारे वाक्य जब हम बनाएंगे तो उसमें संबंध भी आएगा, संबोधन भी आएगा, संबंधित शब्द भी आएंगे, जैसे राजा का बालक, ठीक है, और भारत का वासी यानी भारत में रहने वाला वासी, तो भारत का संबंध वासी से हो गया, उसका देशवासी से हो गया। तो इस प्रकार क्या हो गया कि संबंध कारक और संबोधन ये भी हमारे हम कारक में के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो हमारे कितने होते हैं, 8 बता रहे हैं आपको, होते 6 हैं, लेकिन हम 8 को अपन पढ़ के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आया पहला कर्तृकारक, दूसरा कर्म, तीसरा करण, फिर संप्रदान, फिर अधिकरण, फिर आपादान, फिर संबंध, फिर अधिकरण और संबोधन। तो फिर से हम पढ़ेंगे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ठीक है। ये हमारे हो गए कारक, ठीक है। जबकि संस्कृत में इसको और इसको नहीं गिनते हैं, तो सिर्फ हम जब कहीं कहीं पे जब हम व्याकरण वाली बुक्स में पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पे केवल 6 कारक दिखाई देते हैं और छठवां और संबोधन वाला नहीं रहता है, लेकिन हम आपको सभी 8 कारक बताएंगे। अब कारक समझ में आ गए, कौन कौन से हो गए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब जरा हम इनको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दें। अभी बिल्कुल सूक्ष्म रूप में कर रहे हैं, धीरे धीरे, मतलब बेसिक जो चीज़ है वो आपको बताएंगे। इसके बाद इनकी डिटेल फिर आगे अपन जो पढ़ते जाएंगे ना, इनके हम छोटे छोटे पार्ट्स बना देंगे, उसमें आपको हर एक चीज़ हो जाए। देखो इकट्ठा हम सब कुछ एक ही भी वीडियो में भर देते, भले वो 1-1.5 घंटे का बनता, तो आधी चीज़ें आती, आधी भूल जाती। इसलिए हमने कहा कि छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे, टुकड़ों में एक कारक समझो, लेकिन वो ऐसे समझ जाओ कि वो भूलो नहीं कभी, ठीक है। तो हमारा पहला है कर्ता कारक। तो कर्ता कौन होता है, क्रिया को स्वतंत्र रूप से संपादित करने वाला कर्ता होता है, यानी क्रिया को करने वाला, जो भी क्रिया को करता है, क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाला कौन होता है, कर्ता होता है, कर्ता कारक होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाला, या स्वतंत्र रूप से संपादित करने वाला कर्ता कारक होता है, जिसको हम कर्तृकारक भी कहते हैं। अब ये समझ में आ गया कि जो क्रिया को कर रहा है, और इसके लिए हमने एक सिंपल सा बिल्कुल याद रखने की आपको ट्रिक बताई थी कि सिर्फ याद रखना कि जो क्रिया को करता है वही करता है, ठीक है। अब आगे आए कर्म कारक। कर्म क्या होता है, कर्ता काम को करता है, ठीक है। कर्ता कौन होता है, क्रिया को करने वाला, लेकिन वो अपनी क्रिया के द्वारा सबसे अधिक किसको चाहता है, अपनी क्रिया के द्वारा वो किसको चाह रहा है, उस समय वो हमारा कर्म कारक हो जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया राम पुस्तकम पठति, ठीक है। तो यहां पर पढ़ने की क्रिया हो गई। अब क्रिया में 2 चीजें सहायता कर रही हैं, एक राम कर रहा है और एक पुस्तक कर रही है, ठीक है। क्योंकि कर कौन रहा है, राम, और उसकी राम की पढ़ने में सहायता कौन कर रही है, पुस्तक। भाई पुस्तक होगी, उसके पास कोई भी जो चीज होगी उसी को तो पढ़ेगा, ग्रंथ होगा, पुस्तक होगा, या लेख होगा, पत्र होगा, निबंध होगा, कुछ तो होगा, तभी तो उसको पढ़ रहा होगा। या ऐसे कुछ बिना देखे आंखें बंद करके कोई पढ़ता है क्या। पढ़ने की क्रिया तो भाई जब हमारे सामने कुछ चीज़ होती है हम उसको पढ़ते हैं तभी होती है। तो पढ़ने की क्रिया में सहायता कौन कर रहा है, राम की, पुस्तक। यानी राम की क्रिया तो उसको पढ़ना तो है, लेकिन वो किस चीज को पढ़ना चाहता है, वो उसका प्रिय हो गया। तो कर्ता का जो प्रिय होता है वो उसका कर्म होता है। जैसे ये राम है तो राम को प्रिय क्या है, पुस्तक, तभी तो वो उसको पढ़ रहा है, नहीं तो ऐसे ही कुछ भी नहीं पढ़ता। कोई भी बच्चा जब पढ़ने बैठता है जब उसको कुछ प्रिय लगेगा तभी तो बैठेगा पढ़ने, या क्रिया को जो भी कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है बालकः
ठीक है, विद्यालयम गच्छति। ठीक है, तो यदि बालक, देखिए गच्छ क्रिया है, अब इसमें दो चीजें हैं जो सहायता कर रही हैं जाने में, एक तो बालक है और दूसरी विद्यालय है। कि अगर जाने की क्रिया हो रही है तो किसके द्वारा हो रही है? बालक के द्वारा। तो ये हो तो हमारा हो गया कर्ता कारक। ठीक है, और कहाँ जा रहे हैं भाई? जाना तो है, जा तो रहे हैं, लेकिन कोई एक लक्ष्य भी तो होता है, उनका कुछ ईप्सित होगा, वो चाह रहे होंगे कहीं जाना, तभी तो वो जाएंगे। तो जहां को जा रहे हैं तो वो ही उसका क्या हो गया? कर्म हो जाएगा। कर्तृईप्सित तमम कर्म, कर्ता का जो ईप्सित होता है वो कर्म होता है, यानी कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा जिसको चाहता है वही कर्म होता है। तो यहाँ पे बालक की क्रिया जाना है, लेकिन वो जाना कहाँ जा रहा है? उसका प्रिय क्या है? उसका लक्ष्य क्या है? विद्यालय जाना। ऐसे ही उसका पढ़ना तो उसकी क्रिया है, लेकिन पढ़ने के द्वारा वो किस चीज को पढ़ रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है। यहीं पे यहां हम लिख दें कि बालिका पत्रम लिखती। अब बालिका जो है वो लिखने की क्रिया के द्वारा किसको लिख रही है? पत्र को, है ना? तो सहायता किसने की? पत्र ने की ना उसकी क्रिया करने में। तो क्रिया के द्वारा जो करता है, जिसको सबसे अधिक चाहता है वही उसका कर्म होता है। जैसे बालक फल खाता है तो खाना तो उसकी क्रिया है, लेकिन वो किस चीज को खाना चाह रहा है? फल को खाना चाह रहा है। तो जो कर्ता जिसको सबसे अधिक प्रिय होता है, कर्ता की जो प्रिय वस्तु होती है, प्रिय होता है, जो वांछित चीज होती है, जिसको वो चाहता है अपनी क्रिया के द्वारा, वही उसका कर्म हो जाता है। जैसे क्रिया के द्वारा ये पुस्तक को पढ़ना चाह रहा था, क्रिया के द्वारा विद्यालय को जाना चाह रहा था, लिखने के द्वारा पत्र को लिखना चाह रही थी। तो जिस चीज को वो कर रहे हैं वही हमारा कर्म हो जाता है। ठीक है, कि राम पढ़ रहा है, लेकिन किसको? पुस्तक को। बालक जा रहा है, कहाँ को जा रहा है? विद्यालय को। बालिका लिख रही है, किसको लिख रही है? पत्र को लिख रही है। तो जहां पर हमारा को शब्द प्रश्नवाचक में बने और उत्तर जहां पे को मिले, तो समझ लीजिए वही हमारा कर्म हो जाता है। तो हम देखेंगे कि जो हमारा कर्ता का जो ईप्सित होता है, कर्ता का जो प्रिय होता है, वही कारक कर्म हो जाता है। कर्म कारक हो गया ये हमारा। ठीक है, तो हम इसको छोटे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कि कर्ता का प्रिय, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको चाहता है वो ही क्या हो जाता है? कर्म हो जाता है। अब आया हमारा करण। करण क्या होता है भाई? करण होता है साधन। ठीक है, करण क्या होता है? हमारा साधन होता है, जिसके द्वारा कोई क्रिया हो रही हो, जिसकी सहायता से क्रिया हो रही हो। राम, अब जैसे अभी हमने जो लिखा था उसी में हमने एक चीज जोड़ दी कि रामः कलमेन पत्रम लिखति। देखिए, ठीक है, अब यहां लिखा है रामः कलमेन पत्रम लिखति। अब क्रिया क्या हो रही है? ये हो रही है। अब इसमें करने वाला कौन है? इसमें राम। तो राम कौन सा कारक बन गया? कर्ता। क्या लिखना चाह रहा है वो? लिखना क्या चाह रहा है? उसका प्रिय क्या है? लिखना तो है, लेकिन वो क्या लिखना चाह रहा है ये तो पता होना चाहिए भाई। उसका प्रिय क्या है? निबंध लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, प्रश्न उत्तर लिख रहा है, रिक्त स्थान लिख रहा है, कोई गीत लिख रहा है, कोई संवाद लिख रहा है, कुछ तो होगा। अपनी लिखने की क्रिया के द्वारा वो किसको लिखना चाह रहा है? पत्र को। तो ये उसका कर्म हो गया, ये उसकी क्रिया है। अब वहीं पर इस क्रिया को करने में उसकी सहायता किसने की? लिखने की क्रिया तो वो कर रहा है, पत्र को लिख भी रहा है, लेकिन पत्र में वो लिखेगा कैसे? जब तक कि उसके पास कलम नहीं होगी, जब तक कि उसके पास उसकी पेन नहीं होगी, उसके पास उसकी कलम नहीं होगी, तो वो लिखेगा कैसे? तो क्रिया करने में सहायता किसने की? कलम ने। राम ने बाण से रावण को मारा। राम ने मारा किसको? रावण को। मारने की क्रिया थी, और मारना किसको था? उनको,
उनकी इच्छा किसकी, किसको मारने की थी, रावण को मारने की। लेकिन मारी किसने, मारा किससे उनने, बाण से। तो जो बाण उनका था वो उसका साधन बन गया। राम की सहायता किसने की, उनके बाण ने। बाण नहीं होता तो कैसे मार रहे थे, बताओ, वो उतना दूर खड़ा हुआ था, उसको मार रहे थे, कैसे मारते, भाई तलवार से मारेंगे, बाण से मारेंगे, धनुष बाण का उपयोग करेंगे। तो जो कर्ता की सहायता करता है, जिस चीज से क्या होती है, क्रिया में सहायता मिलती है कर्ता को, वो हमारा हो जाता है करण। क्या बन जाता है वो हमारा करण, यानी ये साधन, करण कारक। साधारण भाषा में कहें तो ये हमारा साधन हो गया या सहायक हो गया। साधारण बोलचाल की भाषा में आपको पता है कि क्रिया करने में सहायता की इसने, तो ये हमारा करण हो गया। ठीक है, तो ये इतने, अभी कहाँ तक, हम तीसरे तक पहुंच गए। तो हम इसको छोटा सा सिंपल आपको बता देते हैं कि करण का अर्थ होता है सहायक या साधन। ठीक है, ये हमारा साधन हो गया। अब संप्रदान। अब संप्रदान क्या होता है, संप्रदान के लिए हम उदाहरण के संग में इसलिए आपको बता रहे हैं, पहले उदाहरण बताते हैं फिर उसका अर्थ लिख देते हैं। संप्रदान ये होता है कि क्रिया तो कर रहे हैं, किसी की सहायता से भी कर रहे हैं, कहीं कोई हमारा लक्ष्य भी है उसको कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए ये क्रिया की जा रही है। भाई जैसे लिखा, देखिए, राम लिखति, पहला एक वाक्य बन गया। दूसरा बना राम पत्रम लिखति। ठीक है, तीसरा हमारा बना राम कलमेन पत्रम लिखति। ठीक है, अब वहीं पर आ गया कि राम, ठीक है, राम कलमेन पत्रम पितृभ्य या पित्राय या मित्राय लिखति। अब यहां पे देखिए, पहले वाक्य में हमारे पास सिर्फ कर्ता था और वो क्रिया को कर रहा था, यानी राम लिखति, राम लिखता है। ठीक है, दूसरा आया राम पत्रम लिखति, यानी राम ने लिखा, पर किसको लिखा, पत्र को। तो यहाँ पे हमें कर्म भी मिल गया, यहाँ हमें कर्ता मिल गया पहले वाक्य में, दूसरे में हमें कर्म भी मिल गया। तीसरे में हमने देखा राम कलमेन पत्रम लिखति, राम ने कलम से पत्र को लिखा। ठीक है, तो कहाँ से लिखा उसने, कलम की सहायता से लिखा। तो जिसने सहायता की वो हमारा क्या बन गया, कारण बन गया। अब वहीं पर आ गए हम, अब इनने एक और चीज क्या लिखी कि राम ने कलम से पत्र लिखा, लेकिन किसके लिए लिखा, अपने मित्र के लिए लिखा। किसके लिए लिखा, अपने मित्र के लिए लिखा। तो वहीं पर जो मित्रा शब्द आ गया हमारा, तो वो किसके लिए हो गया हमारा, वो हो गया संप्रदान, जिसके लिए ये क्रिया की जा रही है। संप्रदान, तो जिसके लिए क्रिया की जाए, ठीक है, जिसके लिए जो हमारा जो काम है वो किया जा रहा है, वो हमारा संप्रदान कारक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम शॉर्ट में बताते चले आ रहे हैं आपको कि जहां पर क्या हो, जिसके लिए क्रिया की जा रही हो, जिसके लिए क्रिया करते हैं, जिसके लिए क्रिया होती है, वही हमारा संप्रदान होता है। जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया हो, वो हमारा संप्रदान हो गया। अब आ गया अपादान। अपादान कारक क्या होता है, अपादान कारक होता है से के अर्थ में आता है। इसका अर्थ से अर्थ कहाँ पे, जैसे अभी यहाँ पे करण आया था जिसमें हमने साधन किया था, जैसे कलम से और अपने साइकिल से, बस से जा रहा है, ठीक है, नौका से पार कर रहा है, तो जहाँ पे से आ रहा था वो साधन बनना था, यानी उसके द्वारा काम किया जा रहा था। अपादान में क्या होता है कि जब कोई वस्तु दूसरी चीज से अलग हो रही हो, ठीक है, जैसे कोई भी हमारी वस्तु है, एक जगह से दूसरी जगह
अलग हो रही हो, दूर होने के अर्थ में आए, तब वहां पे हमारा क्या होता है, अपादान कारक बन जाता है, उसमें अपादान कारक बन जाता है। जैसे ये लिखा हमारा वृक्षम ठीक है। वृक्ष, देखिए जैसे वृक्ष से, हम पहले आपको एक हिंदी का वाक्य बता रहे हैं, वृक्ष से पत्ता गिरता है या फल गिरता है। ठीक है, अब गिरने की क्रिया हो रही है, ठीक है, क्या गिर रहा है, उसमें से फल गिर रहा है, लेकिन कहां से गिर रहा है, कहां से गिर रहा है, वृक्ष से, वृक्ष से अलग हो रहा है तभी गिर रहा है। अश्व पे आदमी जा रहा है, घोड़े पे आदमी जा रहा है, तो घोड़े से आदमी गिरता है, तो घोड़े से आदमी गिरा तो उससे अलग हुआ, तो जहां पर अलग होने की क्रिया हो वहां पर क्या होता है, हमारा अपादान कारक बन जाता है। तो जैसे यहां पे लिखेंगे हम वृक्षात फलम पतति, यानी वृक्ष से फल गिरता है, तो जहां से वो चीज अलग हो रही है वो हमारा अपादान कारक हो जाएगा कि कहां से अलग हुआ, वृक्ष से अलग हुआ, कहां से गिरा, घोड़े से गिरा, कहां से चला, घर से चला, ठीक है, घर से चला विद्यालय तक, तो हमारे जो घर में है वो अपादान कारक हो गया, वृक्ष हमारा अपादान कारक हो गया, और हमारा पर्वत हुआ, पर्वत से गिर गया, या कुछ जहां पे अलग होने की क्रिया हो वहां पर हमारा अपादान कारक हो जाता है। अब संबंध कारक क्या होता है, संबंध काकी के का अर्थ बताता है, जैसे राजा का, बालक का, विद्यालय का, ठीक है, तो जहां पे काकी के का अर्थ आ जाए वहां पे हमारा संबंध कारक हो जाता है। तो यहाँ पे अपादान के लिए हम कह देंगे क्या, कि जहां अलगाव हो रहा हो, यानी कोई चीज अलग हो रही हो, अलग होने की क्रिया हो, वहां पर क्या होता है, अपादान कारक होता है, अलग होने की क्रिया होती है वहां अपादान कारक होता है। ठीक है, अब संबंध, संबंध का अर्थ ही समझ में आ रहा है कि संबंध एक दूसरे में संबंध बताया जा रहा है, यानी राजा का पुत्र, ठीक है, विद्यालय का छात्र, ठीक है, राम का घर, हर चीज में का, की, के, जहां पे हमें संबंध का बोध हो, यानी अपना कक्षा 6 का छात्र, यानी कक्षा 6 का छात्र, कक्षा 6 और छात्र में का ने क्या बना दिया, संबंध बना दिया। ठीक है, राजा का पुत्र, तो पुत्र और राजा में संबंध बना दिया, किसने, का शब्द ने। विद्यालय का क्रीड़ा स्थल, यानी विद्यालय का प्लेग्राउंड, तो वहां पे विद्यालयस्य क्रीड़ा स्थल, तो विद्यालय और क्रीड़ा स्थल में संबंध किसने बना दिया, का ने। तो जहां पे दो संज्ञाओं में आपस में जब संबंध बनाता है तो वो संबंध कारक हो जाता है, जहां पर क्या होता है, का, की, के का अर्थ बन जाता है। जैसे वृक्षस्य फल, वृक्षस्य फलम, यानी वृक्ष का फल, वृक्षस्य पत्रम, यानी वृक्ष का पत्ता, ठीक है, वृक्ष का वर्ण, यानी वृक्ष का जो कलर है या हम उसका वर्ण बता रहे हैं। ठीक है, विद्यालयस्य बालकः, विद्यालयस्य बालकः, यानी विद्यालय का बालक, यहाँ पे बालक और विद्यालय का संबंध बताया जा रहा है। अब इसको कारक की श्रेणी में क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि इसका विद्यालय, बालक कहाँ का है, विद्यालय का है, ठीक है, या बालक, बालक का विद्यालय भी कह सकते हैं, बालकस्य विद्यालय। तो यहाँ पे बालक और विद्यालय में संबंध है आपस में, ना कि इनका किसी क्रिया से, इसलिए हम संबंध को कारक में नहीं रखते हैं। लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ता ही है, हर चीज को हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें विभक्ति तो लगती ही है। तो यहाँ पे आप संबंध बताएंगे कि कर्ता, आपस में संबंधवाची शब्द, आपस में संबंध जहां पर पता चले, संबंध जहां पर पता चले वो हमारा क्या होता है, संबंध कारक हो जाता है। अब आ गया अधिकरण कारक।
अधिकरण क्या होता है? अधिकरण होता है हमारा आधार। अधिकरण क्या होता है? हमारा आधार, यानी जो क्रिया करने का जो आधार है, क्रिया का जो आधार होता है वो हमारा क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। ठीक है, इतना समझ लीजिए, अधिकरण यानी आधार। अब जैसे आप बैठे हो, कहाँ पर बैठे हो? अपने चेयर पे बैठे हो, अपने घर में बैठे हो। हम कहाँ पर? भूमि पर खड़े हुए हैं, स्टूडियो में खड़े हुए हैं। तो हम रहते हैं, कहाँ रहते हैं? हम भोपाल शहर में रहते हैं। आप कहाँ रहते हो? आप इस कॉलोनी में रहते हो। तो भाई आपके रहने के आधार क्या हुआ? आपकी कॉलोनी, आपका घर, आपका जो चेयर है, आपका पलंग है। हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो हम भूमि पर खड़े हुए हैं, या जहाँ पर जो हमारी क्रिया है उसका आधार जो बनता है। ठीक है, जैसे हाथ पर लिखता है तो हमने लिखने का आधार किसको बनाया? हाथ पर लिखा। ठीक है, हम थाली में खाना खाते हैं तो भोजन खा रहे हैं, खाना खाने की क्रिया हो रही है, लेकिन उसका आधार क्या बना? हमारा थाली। तो जहाँ पर जो आधार होता है, ठीक है, उसको हम अधिकरण कहते हैं। जहाँ पे मैं और पर शब्द आ जाएं उनको हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो अधिकरण को सिंपल भाषा में हम बताएं, साधारण भाषा में, तो ये हमारा आधार हो जाता है। क्रिया का आधार जो होगा वही हमारा अधिकरण होगा। अभी हम ये सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा समझा रहे हैं बस, अभी इसके अंदर डिटेल में नहीं गए हैं। इनके बहुत सूत्र होते हैं जिनको हम एक एक कारक करके समझाएंगे। जैसे कर्ता के जितने सूत्र होंगे उनको एक वीडियो में बताएंगे, फिर कर्म के सारे सूत्रों के साथ में एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक साथ में अभी इतनी सारी चीज़ें अभी आ जाने दो, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आधार हुआ वो हमारा अधिकरण हो गया। और संबोधन तो आपको पता ही है, हम जब किसी को उसके नाम से पुकारते हैं तो वो संबोधन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कारक हो गए। समझ में आ गया? क्रिया को करने वाला कर्ता, उसके लिए जो इच्छित होता है, उसका जो प्रिय होता है वो कर्म होता है। जिस साधन के द्वारा वो क्रिया को करता है वो करण हो जाता है। जिसके लिए वो काम करता है वो संप्रदान हो जाता है। आपादान वो होता है जहां से कोई वस्तु दूसरी ओर मतलब उससे अलग हो रही हो। संबंध में काकी के का बता देते हैं कि इसका संबंध इससे है, जहां संबंध का बोध हो संबंध कारक हो गया। अधिकरण जहां क्रिया का आधार हो, और संबोधन हमारा जो हम किसी को बुलाएं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ये 8 कारक आपको समझ में आ गए। अब इनको हम क्रम से देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं। अब विभक्ति क्या होती है? कारक और विभक्ति। विभक्ति क्या होती है? तो हर कारक के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। हर कारक के कुछ चिन्ह बनाए गए हैं जिनसे हमें उनके रूप अलग पता चलते हैं कि भाई रामः रामौ रामः, यानी इसमें केवल विसर्ग लगा है, इसमें औ की मात्रा लगी है, इसमें आह लगा हुआ है, तो इसमें अलग अलग चिन्ह बना दिए। चिन्ह भी कैसे? उनके अर्थों वाले। जैसे पहली प्रथमा विभक्ति है, यानी प्रथमा चिन्ह है, उसमें क्या आ रहा है? प्रथमा विभक्ति में उसके रूप इस प्रकार से बन रहे हैं तो उनमें उनके अर्थों में अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो विभक्ति क्या होती है? कारक के चिन्ह, कारकस्य चिन्हम विभक्ति भवति। जो कारक का जो चिन्ह होता है, जैसे कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, हिंदी में हम कहें तो कर्ता ने, कर्म को कर्ण से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो इस प्रकार से जो कारक होते हैं उनको हम किन चिन्हों के द्वारा दर्शाएं, किन से पता चले, किन चिन्हों को लगा के हमें पता चले कि ये कर्ता है, किस चिन्ह के लगने से पता चले कि ये कर्म है, किस विभक्ति के लगने से पता चले कि ये संप्रदान है या आपादान है। तो कुछ तो भाई आइडेंटिफिकेशन तो होना चाहिए ना, कुछ पहचान तो होनी चाहिए। तो जो पहचान होती है कारक की वही विभक्ति होती है, उसी को विभक्ति कहा जाता है। तो कारक का जो चिन्ह होता है उसको हम विभक्ति कहते हैं। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं अपन। अब कारक की कितनी विभक्तियां होती हैं? तो भाई कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। हमने आपको बताया था कि क्रिया को संपादित करने वाला कर्ता ही होता है, इसीलिए उसको हम प्रथमा विभक्ति में रखते हैं। तो भाई कर्ता प्रथमा विभक्ति, कर्म द्वितीय विभक्ति, करण तृतीया विभक्ति, संप्रदान में चतुर्थी, आपादान में पंचमी, षष्ठी संबंध, अधिकरण में सप्तमी, और संबोधन में कोई विभक्ति नहीं होती, उसके सिर्फ संबोधन के रूप बनते हैं। ठीक है,
अब इनके चिन्हों को भी याद कर लेते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, ये तो सिर्फ हमने लाइन से लिख दिए हैं। ये ध्यान करने की बात है कि षष्ठी में संबंध होता है और अधिकरण जब होता है उसमें सप्तमी विभक्ति लगे। सप्तमी विभक्ति यानी सप्तमी के चिन्ह लगेंगे। अब इनके हिंदी में चिन्ह देख लीजिए कैसे बनते हैं कि कर्ता ने, यानी क्रिया को किसने किया? कर्ता ने। किसको किया? किसको पढ़ा? पाठ को पढ़ा। किससे पढ़ा? पुस्तक से पढ़ा। किसके लिए पढ़ा? याद करने के लिए पढ़ा। कहाँ से पढ़ा या कहाँ से गिरा? तो वृक्ष से गिरा। किसका पाठ पढ़ा? कक्षा 6 का पाठ पढ़ा, संबंध आ गया। कहाँ बैठकर पढ़ा? कक्षा में बैठकर पढ़ा। और संबोधन तो हे या भो जहाँ पे शब्द लगे वो संबोधन के लिए हो जाते हैं। तो हम याद किस प्रकार से करते हैं? ऐसे याद करते हैं, चिन्हों को उनसे मिला के। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यहाँ पे भी से आ रहा है, यहाँ पे भी से आ रहा है, तो यहाँ पे ये होता है साधन, यानी जिसके द्वारा कोई क्रिया किया जाए। और यहाँ पे ये शब्द हो गया यानी जुदाई का, यानी अलग होने का। जहाँ पे हमें अलग होने का बोध हो जाए वहां पे समझ लीजिए ये अपादान कारक है। ठीक है, संबंध काकी के, अधिकरण मैं पर और संबोधन हे वो। ये याद करने के इसके तरीके होते हैं। एक चीज और बता देते हैं आपको, देखिए जैसे हम अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक के रूप ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा बालकः। अभी हम प्रथमा विभक्ति से चल रहे हैं, हम प्रथमा विभक्ति के सामने लिखते जा रहे हैं जिससे आपको वहां से क्लियर होता जाएगा। ये प्रथमा विभक्ति चल रही है, तो इसका प्रथमा विभक्ति का हम एक वचन की आपको पहले बता देते हैं। तो इनके अर्थ एक बार आप लगा लेंगे तो द्विवचन और बहुवचन की आप अर्थ खुद लगाना सीख जाएंगे। जैसे पहले में इसको कहते हैं बालकः, बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके और हे बालक। ये संबोधन हो गया। तो बालकः का जो अर्थ हम निकलेगा हिंदी में, हम उसका अनुवाद करेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा बालक ने। जहां पर हमारी प्रथमा विभक्ति का एक वचन का यदि रूप बना है तो इसका अर्थ हमारा क्या बनेगा? बालक ने। अब इससे जोड़कर इनके रूप बनाइए, इसका अर्थ कीजिए। कैसे लगाएंगे? जैसे बालकः लिखा हुआ है तो रूप क्या बना इसका? प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप बना बालकः। वहीं द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप बना बालकम। तृतीय विभक्ति का बना बालकेन। चतुर्थी का बना बालकाय। पंचमी का बना बालकात। षष्ठी का बना बालकस्य। सप्तमी का बना अपना बालके और संबोधन का हे बालक। अर्थ किस प्रकार से लेंगे हम इसका? जैसे बालक ने पाठ पढ़ा। ठीक है, बालक को दिया या बालक को भोजन कराया। माता ने बालक को भोजन दिया तो ये को हो गया। बालक के द्वारा पाठ पढ़ा गया। ठीक है, बालकेन तो हमारा क्या आएगा? इसमें रूप आएगा बालकेन। अब यहाँ पे बालक के लिए माता ने खाना बनाया, तो किसके लिए बनाया? बालक के लिए, तो वहीं पे रूप आ जाएगा बालकाय। बालक से गेंद गिर गई, यानी बालक के हाथ से गेंद गिर गई, तो बालक से हाथ गिरी तो बालक, जहां अलग होने की क्रिया हो गई तो बालकात हो गया। बालकस्य यानी बालक का घर जब आएगा तो वही रूप बन जाएगा बालकस्य। ठीक है, अब यहाँ पे आया मैं। ठीक है, बालक में, बालक पर वस्त्र सुंदर लग रहा है, तो वस्त्र का आधार क्या हुआ? बालक हो गया। तो जहाँ पे मैं पे शब्द आया वहां पर ये सप्तमी विभक्ति का रूप लग गया। तो जहाँ पे कर्ता होगा तो वहां पे प्रथमा विभक्ति का रूप लगेगा। जहां वही चीज कर्म हो जाएगी तो द्वितीय विभक्ति लगेगी। करण हो जाएगा वहीं पे तो तृतीया। संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आपादान के लिए पंचमी विभक्ति की तरह रूप बनेंगे। संबंध होगा तो षष्ठी विभक्ति के रूप बनेंगे और अधिकरण होगा तो सप्तमी विभक्ति के, और संबोधन के तो
पता ही है सभी को। ठीक है, तो आज के हमने इस लेसन में क्या पढ़ा, कारक पद पढ़े कि कितने होते हैं, कारक क्या होता है, विभक्ति क्या होती है, और कारक और विभक्ति के चिन्ह क्या होते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपका कर्ता कारक शुरू करेंगे। उसमें आपको नियम बताएंगे कि कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों को देखकर हम पता करें कि कहाँ पे हमारा कर्ता कारक है। फिर किन किन नियमों में हम बताएं कि कहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगेगी, कहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कारक के हमारे जो 6 और 7 भेद हैं हम उनको अलग अलग करके पढ़ लेंगे, जिससे कन्फ्यूजन नहीं होगा कि एक चीज़ पढ़ ली और दूसरी भी संग में पढ़ ली, तीसरी भी पढ़ ली, तो देखा तो सब भूल। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।